सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 12वीं के छात्रों को हिंदी कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम वितान भाग 2 से दूसरी कहानी जूझ पढ़ने जा रहे हैं, जिनके रचनाकार है आनंद यादव। जूझ वास्तव में तो उपन्यास है और ये यहाँ पर जो दिया है वो उपन्यास अंश दिया गया है। आनंद यादव के बारे में थोड़ा सा हम परिचय उनके बारे में जानकारी लेते हैं। मराठी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, मराठी साहित्यकार के प्रमुख साहित्यकार के रूप में आनंद यादव उल्लेखनीय है। इनका जन्म 1935 में कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने मराठी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। इनकी लिखी 25 पुस्तकें हैं, जिनमें उपन्यास, सम आलोचनात्मक निबंध, कहानी और कविता भी शामिल की गई है। जूझ उपन्यास के लिए इनको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उससे पूर्व नाटक नटरंग से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, एक कथाकार के रूप में है। इनका निधन कुछ ही वर्ष पूर्व 2016 में हुआ। आज हम इनकी कहानी उपन्यास अंश जूझ पढ़ने जा रहे हैं। जूझ की संक्षिप्त जानकारी या कथानक के रूप में, इसमें जूझ का अर्थ ही है समस्याओं से लड़ना, संघर्ष करना। जब तक संघर्ष नहीं किया जाए पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं होती है। और परिस्थितियां अगर अनुकूल है तो शायद ठीक है, लेकिन परिस्थितियां यदि प्रतिकूल होती है तो उससे जूझना पड़ता है, उससे संघर्ष करना पड़ता है, उन समस्याओं से लड़ना पड़ता है। जूझ उपन्यास अंश आनंद यादव का एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। उन्होंने अपनी स्वयं की विभिन्न समस्याओं से जो जूझने की बात है वो लिखी है। उससे हम निश्चित रूप से हमको प्रेरणा मिलेगी। संघर्ष में बीता इनका बचपन, पारिवारिक दुविधाओं के भी, पारिवारिक समस्याएं भी बताएंगे और साथ ही गांव के खुरदरे यथार्थ को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें विशेषकर निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और उसमें लड़ते जूझते जो किसान मजदूर हैं, उनकी जीवनचर्या किस प्रकार रहती है, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये भी इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कहानी को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आनंदा और उसका परिवार। आनंदा स्वयं आत्मकथात्मक उपन्यास है, आनंद यादव द्वारा लिखित। इसमें उनको ही आनंदा बचपन में उनको स्कूल में और घर पर इसी नाम से पुकारते थे और उन्होंने इसी को यहाँ पर बताया है। आनंदा और उसका परिवार। सबसे पहले परिवार से परिचय। उसके दादा, उनके पिता को दादा कहता है, और माँ
और ये स्वयं, ये इनका परिवार है। लेकिन इनके पिता जो है वो एक घूमने फिरने, आवारा घूमने वाले उस किस्म के हैं। उनका आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यदि पिता का आचरण यदि अच्छा नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उनके परिवार पर उसका असर, गहरा असर पड़ता है। यहाँ पर भी आनंदा पाठशाला जाने की इच्छा रखता है, वह इच्छुक है कि मैं पढ़ाई करूं, पढ़ूं, लेकिन उसके पिता उसे पढ़ने के लिए भेजते नहीं हैं। आए दिन हम भी गांव में बहुत बार देखते हैं, गांव में ऐसे व्यक्ति विशेष मिल जाते हैं जो ये भी कहते हैं कि हम भविष्य में खेती कौन करेगा, लेकिन शिक्षा अनिवार्य है। यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए वो संघर्ष किया उन्होंने। उसके पिता अच्छा आचरण के नहीं थे, सारा दिन घूमते फिरते थे, रखमाबाई के कोठे पर जाते थे। यहाँ कोठे पर जाना भी एक परिवार को किस प्रकार समस्याओं में घिरना बताया है। एक पिता जिसका कर्तव्य है अपने परिवार को संभालना, उसे आगे बढ़ाना, उसकी सुरक्षा करना, लेकिन यदि स्वयं पिता ही, या कह सकते हैं हम घर का मुखिया ही अगर गलत आचरण का हो, तो निश्चित है उनके परिवार के जो भी सदस्य रहते हैं उन पर किस प्रकार की समस्याएं बीतती है, किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है उनको। यहाँ पर वह भी घूमते फिरते और अपने बेटे को खेत का काम करवाते हैं। उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि उनका बेटा पढ़े, लेकिन उसकी माँ जरूर चाहती है, वह चाहती है कि आनंदा, उसका बेटा, कम से कम 7वीं क्लास तक पढ़े। उसकी भी छोटी सी इच्छा थी कि 7वीं तक पढ़े, लेकिन उसके दादा के सामने उसकी नहीं चलती थी। उसका कारण था कि उसके पिता बहुत गुस्सा करने वाले व्यक्ति थे। आचरण तो बुरा था ही और गुस्सेल भी थे, और इसीलिए उसकी माँ और उस स्वयं को अपने पिता से कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय में। इसीलिए उन्होंने एक उपाय निकाला। दत्ताजी राव का व्यक्तित्व और उनका न्यायोचित व्यवहार, इस पॉइंट के आधार पर हम पढ़ेंगे आगे। दत्ताजी राव गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति हैं जिनकी काफ़ी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, और आनंदा के पिता भी उसका मान सम्मान करते हैं, उनसे थोड़े डरते भी हैं। और इसीलिए आनंदा और उसकी माँ ने एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत वह दत्ताजी राव के पास जाते हैं, उनसे अपनी समस्याएं बताते हैं, उनके पति या आनंदा के पिता के बारे में बताते हैं कि वह सारा दिन घूमते हैं और उनका आचरण अच्छा नहीं है, गुस्सा करते हैं और सारा काम उसके बेटे से ही करवाते हैं। तब दत्ताजी राव बड़े ध्यान से उनकी समस्याएं सुनते हैं। दत्ताजी राव भी स्वयं चाहते हैं कि मेरे गांव का लड़का पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने, क्योंकि उसे ये मालूम है कि शिक्षा के द्वारा ही परिवार, गांव या समाज का नाम भी रोशन होता है। और इसीलिए दत्ताजी राव उनके पिता को, आनंदा के पिता को बुलाने भेजते हैं कि उनको भेज देना। और जब दत्ताजी राव उनके पास जाते हैं तब वह उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह कुछ काम नहीं करता है, घूमता रहता है, रखमाबाई के कोठे पर जाता है। इन बातों को लेकर वह काफ़ी क्रोधित होते हैं, उसे धमकाते हैं। और
फिर उसे राजी करवाते हैं कि आनंदा को स्कूल या पाठशाला भेजा जाए। आनंदा के लिए पाठशाला जाने के लिए भी उसके पिता शर्त रखते हैं कि वह सीधे स्कूल जाकर जैसे ही छुट्टी हो खेत पर आना, उससे पहले भी खेत का काम करके जाना और उसके बाद में भी आकर खेत का काम करना। आनंदा राजी हो जाता है क्योंकि उसे पढ़ने की ललक थी। उसे ये था कि मैं भी एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, और वास्तव में यही दृढ़ इच्छाएं, यही दृढ़ता भविष्य का निर्माण करती है। आगे हम देखते हैं आनंदा और उसका पाठशाला संबंधी अनुभव। शुरू में जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसे एकदम बड़ा अटपटा लगता है। साथ ही जैसे जैसे बड़े होते हैं वहाँ शरारती बच्चे भी रहते हैं, जिनके द्वारा कभी कभी बहुत हमें दुख पहुँचता है। बहुत सारे डर भी जाते हैं, जिस बड़ी क्लास में, जैसे भी आगे कॉलेज में भी भविष्य में हम जानते हैं रैगिंग के नाम से बच्चे के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज बहुत कुछ अंकुश लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर ये बातें चलती है, और इसके लिए भी हमें जूझना या संघर्ष करने की आवश्यकता भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आनंदा पाठशाला जाता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। बहुत प्रसन्न होकर जाता है कि अब मैं पढ़ूंगा। पिछली बार वह कक्षा 5वीं उत्तीर्ण नहीं कर पाया था, इसीलिए रजिस्टर में भी उसे 5वीं नापास लिखा हुआ था, इसीलिए उसे कक्षा 5वीं में पुनः बैठना पड़ता है। वहाँ पर एक शरारती बच्चा चौहान उसे परेशान करता है। उसकी मटमैली धोती और गमछा लेकर उसका मजाक उड़ाता है। आनंदा उस समय थोड़ा डरता भी है और उसे बहुत दुख भी होता है। घर आकर उसे लगता है कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है जब बच्चे पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। कोई बच्चे बहुत मानसिक रूप से बहुत उस पर गहरा प्रभाव पड़कर ठेस लगती है, तो वह स्कूल जाने से भी कतराने लग जाता है। यहाँ पर भी आनंदा के साथ वही हुआ, लेकिन फिर अंदर, क्योंकि उसे बचपन से ही संघर्ष करने की आदत थी और इसी संघर्ष ने उसे ये दृढ़ता प्रदान की कि मैं कुछ भी हो मैं पुनः स्कूल जाऊंगा, और इसी दृढ़ता से वह पाठशाला पुनः जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर उसकी पहचान उनके एक मित्र बन जाता है, बसंत, जो कि उसी कक्षा का सबसे होनहार विद्यार्थी है, क्लास मॉनिटर भी है। वह जब आनंदा के साथ जब उसकी मित्रता हो जाती है, धीरे धीरे उससे वो प्रोत्साहित भी करता है। बहुत सारे मित्र रहते हैं जो प्रोत्साहन देते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि उसी प्रोत्साहन से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। आनंदा भी बसंत को देखता है, वह उसकी लगन पढ़ाई के प्रति देखता है, उसे भी उससे प्रेरणा मिलती है। वो भी मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है, और कुछ ही समय बाद वह वहाँ के जो शिक्षक हैं उनके लिए उनका दुलारा हो जाता, प्यारा हो जाता। वो भी उसे भी क्लास में शाबाशी मिलने लग जाती है। शाबाशी मिलना वही प्रोत्साहन मिलने से निश्चित रूप से कोई भी विद्यार्थी आगे ज़्यादा बढ़ता है। और उसके बाद आनंदा पर सौंदलगेकर जी का प्रभाव, हर किसी के कोई न कोई शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक होते हैं जिनके मार्गदर्शन पर वह चलते हैं। ऐसे ही आनंदा के लिए सौंदलगेकर जी का उन पर
गहरा प्रभाव पड़ा इनका। सौंदलगेकर जी एक मराठी अध्यापक थे। वे मराठी की कविताएं जो है वो बहुत आनंदपूर्वक रस के साथ पढ़ाते थे और उन्हें अलंकार छंद, रस छंद अलंकार सभी का बहुत ही ज़्यादा अनुभव था, उनकी जानकारी थी। और उनका गला भी बड़ा सुरीला सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता का आनंदा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे भी इंटरेस्ट, मज़ा आने लगा कविताओं के लिए। कविता लिखना, कविता पढ़ना, उसे भी आनंद की अनुभूति होती थी। और इसीलिए जब वह अब खेत पर जाता, पहले जब खेत पर जाता था तो उसे बड़ी नीरसता लगती थी, क्योंकि वहाँ पर कोई अपने मित्र वगैरह नहीं रहते। वहाँ अकेलापन का शिकार, कोई अकेलापन रहता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन अकेलेपन को हम इन माध्यम से, अगर हमारा मन में जो, जैसे आनंदा के मन में कविता की रच बस गई और वह कविताएं लिखने लगा। कभी कभी उसके पास कागज़ या पेंसिल नहीं है तो वह लकड़ी के टुकड़े से भैंस पर कुछ कविता लिखता, कंकड़ पत्थर से कोई शिला चट्टान पर वह कविता लिखता। इस प्रकार उसमें कविता, दिनों दिन कविता पढ़ना और कविता लिखने की जो रुचि बढ़ने लगी। और उसका कारण था सौंदलगेकर जी, क्योंकि उनकी ही प्रेरणा से वह दिनों दिन उसमें कविता के प्रति रुचि बढ़ने लगी। अब उसे अकेलापन भी दूर हो गया। वास्तव में बहुत बार हम भी अकेले रहकर, यदि मित्र नहीं हैं, थोड़ी देर मित्रों के साथ खेलना, खुश होना, प्रसन्न, सब कुछ भूल जाते हैं हम। लेकिन ऐसे समय में जब हम अकेले बैठते हैं तो बड़ा अलग लगता है। और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका विभिन्न कोई पुस्तकें पढ़ना, या हम वर्तमान युग में तो विशेषकर बच्चे भी मोबाइल केवल उसी में, और टेलीविज़न देखना। लेकिन ये भी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही विभिन्न जो अच्छी पुस्तकें हैं, स्वरचित कविताएं हैं, ये स्वरचित कहानी है, ये भी करना चाहिए। उससे भी काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है और हमारा अकेलापन हद तक दूर हो जाता है। अंत में हम देखें, आनंदा और उसकी लग्न, कविता लिखने की ऐसी आदत उसे हुई कि वह उसमें रच बस गई। वह कविता जब भी लिखता, अपने प्रेरक, अपने आदर्श सौंदलगेकर जी के पास जाकर बताता, उसमें सुधार करवाता। मास्टर जी देखते, पढ़ते और उसमें वो भी सुधार करते। कभी कभी इतनी लगन इतनी बढ़ गई थी कि कभी कभी वह रविवार के दिन, छुट्टी का दिन आ गया, सोमवार को बताना है, लेकिन रहा नहीं जाता तो रात को उससे पहले ही चले जाता, उनके घर चले जाते थे उनको बताने के लिए। इतना उसमें लग्न, उसके प्रति, कविताओं के प्रति जो रुचि इतनी बढ़ गई थी। और इसी कारण उसे एक तो भाषा काफ़ी सुधर गई। लगातार हम कहते हैं भी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। वास्तव में लगातार हम अभ्यास करते हैं और रुचि के साथ किया गया अभ्यास यदि है तो निश्चित है कि उसमें ज़बरदस्त सुधार आता है। तो यहाँ पर मराठी भाषा में भी काफ़ी आनंदा की, मराठी भाषा में भी काफ़ी सुधार आ गया और रस छंद अलंकार, लयबद्धता, तुकबंदी, इस बात को भी वो समझने लगा। तो इस प्रकार हम इस कहानी में हम देखते हैं, इस आत्मकथात्मक उपन्यास अंश में हम देखते हैं कि किस प्रकार बचपन से आनंद यादव, जो हमारे इस जूझ उपन्यास के लेखक हैं, इनका बचपन किस प्रकार बीता, किस प्रकार संघर्षमयी
उनका जीवन रहा। ऐसे ही हम भी यदि हम निरंतर हमारे समस्याओं से लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, समस्या समाप्त होगी और आगे बढ़ने के द्वार निरंतर खुलते जाएंगे। तो आप भी इस कविता, इस कहानी को पुनः एक बार उसको पढ़ो, समझो और हमारे जो भविष्य के लिए हमारा जो परिश्रम, लग्न, संघर्ष, इन गुणों को समावेश करो। धन्यवाद।